डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग मेंडल के द्वारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर किए गए प्रयोगों के बारे में अध्ययन किए हैं। मेंडल ने देखेंगे जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराकर प्रयोग कराने के बाद कुछ निष्कर्ष प्राप्त किया, कुछ रिजल्ट प्राप्त किए, उन्हीं रिजल्टों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगली टॉपिक देखेंगे क्या है। कल का जो हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाएं, अगर आप लोग को समझ में आया है तब जाकर ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अगली टॉपिक देखेंगे क्या है। एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल की अभिधारणाएं, यानी मेंडल्स पोस्टुलेट्स, ठीक है, फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो देखेंगे मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर जब प्रयोग किया तो प्रयोग करने के बाद कुछ तथ्य प्राप्त हुए, कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए, कुछ रिजल्ट प्राप्त हुए। उन्हीं निष्कर्षों के बारे में अध्ययन करेंगे। वही कौन कौन से निष्कर्ष हैं, तो 3 निष्कर्ष प्राप्त किया, जिनमें से पहला निष्कर्ष देखेंगे क्या है, अनुवांशिकी के कारक। 3 निष्कर्ष हम लोग पढ़ेंगे। इन 3 निष्कर्ष में से पहला निष्कर्ष जो है अनुवांशिकी के कारक है, फैक्टर्स ऑफ जेनेटिक्स। ये कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं। तो देखेंगे जितने भी जीवधारी होते हैं, सभी जीवधारियों के अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, इन अनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करने के लिए सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती हैं, या इन्हीं को हम यूनिट कारक भी कहते हैं। ठीक है, यूनिट कारक भी कहते हैं या सूक्ष्म रचनाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो यही इसी यूनिट कारक को ही मेंडल ने फैक्टर कहा, कारक कहा, यूनिट फैक्टर कहा। यानी इन्होंने बताया, मेंडल ने, कि जीवधारियों के जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, इन अनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण जो होता है यूनिट फैक्टर के द्वारा होता है, इकाई कारक के द्वारा होता है। और यही इकाई कारक या यूनिट फैक्टर जो होते हैं युग्मकों के माध्यम से, गैमीट्स के माध्यम से, जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब गैमीट जाते हैं तो उसके साथ ये यूनिट कारक भी जाते हैं, यूनिट फैक्टर भी जाते हैं, और लक्षणों को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कर देते हैं। तो इस प्रकार कारक शब्द का प्रयोग किया। इसी कारक शब्द को आधुनिक वैज्ञानिकों ने जीन कहा, याद रखेंगे। इसी कारक शब्द को आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या कहा, जीन कहा। ठीक है, चूंकि मेंडल ने इसे क्या कहा, कारक शब्द कहा, फैक्टर कहा या यूनिट फैक्टर कहा। ठीक है, इन्होंने बताया कि जीवधारियों के जो भी अनुवांशिक लक्षण होते हैं, उन अनुवांशिक लक्षणों में देखेंगे कि 2 कारक होते हैं। एक अनुवांशिक लक्षण को निर्धारित करने के लिए 2 कारक पाए जाते हैं। ठीक है, कितने, 2 कारक होते हैं या 2 यूनिट फैक्टर होते हैं। लेकिन जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है और गैमीटोजेनेसिस की क्रिया होती है, अर्थात गैमीट का निर्माण होता है, जैसे मान लिया जाए यही है, ठीक है, ड्वार्फ है और टाल है, जब इनमें युग्मकों का निर्माण हुआ तो इसमें देखेंगे कि युग्मकों का जब निर्माण होगा तो कारक जो 2-2 हैं वो एक-एक युग्मक में चले जाएंगे, और फिर यह आगे जाकर निषेचन क्रिया जब करते हैं तो कारक आपस में पुनः मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कारक जो होते हैं संख्या में 2 होते हैं या जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, और उनमें से केवल एक ही कारक जो होता है अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, दोनों कारक स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, और ये किस आधार पर बताया, तो ये देखा कि जो F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी, FN पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुए थे सभी के सभी कैसे थे, लंबे थे, उनके फिनोटाइप कैसे थे, लंबापन था। ठीक है, लेकिन जब F2 पीढ़ी प्राप्त किया तो उसमें देखा कि शुद्ध लंबा भी है और संकर भी है और शुद्ध बौना भी है। क्योंकि देख सकते हैं शुद्ध लंबा के लिए कारक जो होता है कैपिटल टी, और शुद्ध बौना के लिए जो होता है स्मॉल टी होता है, और शेष जो ये होते हैं ये संकर होते हैं। यानी इनमें
लंबेपन के भी कारक हैं और बौनेपन के भी कारक हैं, दोनों कारक हैं। इस प्रकार ये संकर कहलाए। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में संतान जो प्राप्त हुए उनके जो फिनोटाइप हुआ, संकर तो थे लेकिन ये लंबे भी थे, तो जो फिनोटाइप प्राप्त हुआ वो 3:1 दृश्य रूप जो प्राप्त हुआ वो 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। इन्हीं 3:1 के अनुपात में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो कारक होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। प्रारंभ में उन्होंने सोचा था मेंडल ने कि कारक जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, लेकिन जब F2 पीढ़ी प्राप्त किया और 3:1 का अनुपात जब फिनोटाइप या दृश्य रूप प्राप्त किया, तब जाकर निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में कारक जो होते हैं जोड़े में पाए जाते हैं, न कि सिंगल में पाए जाते हैं। यही जोड़े में जब कारक पाए जाते हैं और युग्मक का निर्माण होता है, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, तो ये दोनों कारक अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देंगे कि मानव का ही हम देते हैं एग्जाम्पल, उससे क्लियर हो जाएगा, इससे तो अभी उतना क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे जो मेल होता है और फीमेल होता है, अगर मान लिया जाए मेल में XY, यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, मेल में जो कारक होते हैं XY होते हैं, मान लिया जाए। वैसे गुणसूत्र होता है, आधुनिक समय में तो गुणसूत्र कहा जाता है क्रोमोजोम, लेकिन यहाँ पे कारक ही मान लिया जाए। और फीमेल में जो होता है XX होता है। जब मेल में शुक्राणु जनन की क्रिया होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी, तो 2 प्रकार के शुक्राणु बनेंगे। एक ऐसा शुक्राणु होगा जिसमें X कारक होगा और एक ऐसा शुक्राणु होगा जिसमें Y कारक होगा। तो ये देखेंगे, एक X हो जाएगा, एक Y हो जाएगा। ठीक है, और फीमेल जो है इसमें भी गैमेटोजेनेसिस क्रिया, ओजेनेसिस क्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें भी जो बनेंगे, इसमें भी जो युग्मक बनेंगे, उनमें भी युग्मक जो होंगे उसमें वैसे तो समान प्रकार के युग्मक बनेंगे, क्योंकि इसमें XX गुणसूत्र है, समान प्रकार के कारक हैं, गुणसूत्र नहीं, समान प्रकार के कारक हैं, तो उनमें समान प्रकार के ही युग्मक बनेंगे और समान प्रकार के उनमें कारक होंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है, ध्यान देंगे, यहाँ पर भी जो है, जो ड्वार्फ है, ड्वार्फ में जो कारक है जोड़े में है, लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, गैमीट का निर्माण जब होता है, तो ये दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में ये चले जाते हैं। उसी तरह टालनेस जो होता है, उनके जो कारक होते हैं कैपिटल T, इनके भी जो युग्म गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, इनके भी कारक अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमीट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार गैमेटोजेनेसिस क्रिया के समय यही जो जोड़े में पाए जाते हैं कारक, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो कारक होते हैं वो जोड़े में होते हैं, ये याद रखेंगे। तो ठीक है, कारक के अंतर्गत हम लोग क्या जाने कि जो भी जीवधारियों के लक्षण होते हैं, ये जीवधारियों के लक्षण को निर्धारित करने वाले, ठीक है, सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम यूनिट पार्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, या इसी को मेंडल ने क्या कहा, यूनिट कारक कहा या फैक्टर कहा, जिसको हम एक्सप्लेन करके हम समझाएं। ठीक है, तो याद रखेंगे कारक शब्द किसने प्रयोग किया था, किसने, मेंडल ने किया था। लेकिन इसी कारक को आधुनिक वैज्ञानिक जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने या जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने इसी कारक को क्या कहा, जीन कहा। ठीक है, तो आधुनिक समय में हम लोग जीन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा कारक। दूसरा क्या निष्कर्ष था, दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, दूसरा निष्कर्ष जो है वो है प्रबलता और अप्रबलता। दूसरा क्या है, प्रबलता, जिसको डोमिनेंस कहते हैं, डोमिनेंस, और अप्रबलता, अप्रबलता, रिसेसिवनेस कहते हैं, रिसेसिवनेस कहते हैं। ठीक है, अप्रबलता। देखिए दूसरा निष्कर्ष, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब प्रयोग किया, तो प्रयोग करने के बाद दूसरा जो निष्कर्ष निकाला वो था प्रबलता एवं अप्रबलता। एवं लिख लेंगे, प्रबलता एवं अप्रबलता। ये प्रबलता क्या होता है, अप्रबलता क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखेंगे जब मेंडल ने
एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों को ध्यान में रखकर जब संकरण कराया तो संकरण कराने के फलस्वरूप एफएन पीढ़ी में देखा, एफएन पीढ़ी के जो संतान प्राप्त हुए उन एफएन पीढ़ी के संतानों में केवल एक ही लक्षण दिखाई दे रहा था। और कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा था? टालनेस दिखाई दे रहा था। टालनेस लक्षण का प्रकटन हो रहा था, लेकिन ड्वार्फनेस लक्षण का प्रकटन एफएन पीढ़ी में नहीं हो रहा था। इसका मतलब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो कारक है, इन दोनों दृश्य रूपों के कारकों में कोई एक ऐसा कारक है जो दूसरे कारक के लक्षणों को क्या कर रहा है? ढक दे रहा है, उनके लक्षणों के प्रकटन होने से रोक रहा है। ठीक है, तो एफएन पीढ़ी में देखेंगे जो टालनेस वाला कारक है, कैपिटल टी जो है, यह प्रभावी कारक है। प्रभावी कारक इसलिए है क्योंकि यह ड्वार्फनेस लक्षण को एफएन पीढ़ी में क्या कर रहा है? प्रकट होने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रबलता। यानी जो प्रभावी कारक है, प्रभावी कारक के पाए जाने के कारण, ठीक है, जो लक्षण प्रकट हो रही है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रबलता कहते हैं या डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एफएन पीढ़ी में प्रबलता किसकी है? तो टालनेस की है। और इसके जस्ट विपरीत देखेंगे एफएन पीढ़ी में एक लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात ड्वार्फनेस लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एफएन पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है किसके कारण? तो अप्रभावी कारक के कारण। ठीक है, अप्रभावी कारक जो है एफएन पीढ़ी में जब आता है तो अपने लक्षणों का प्रकटन नहीं कर पाता है। ठीक है, इस आधार पर हम उसे क्या करते हैं? अप्रभावी कारक के कारण जब लक्षण का प्रकटन नहीं हो पा रहा है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अप्रबलता कहते हैं या रिसेसिवनेस कहते हैं। ठीक है, एफएन पीढ़ी को पुनः सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया जब कराया मेंडल ने तो F2 पीढ़ी प्राप्त किया। और F2 पीढ़ी जब प्राप्त किया तो देखेंगे कि इसमें कुछ लंबे भी प्राप्त हुए और कुछ बौने भी प्राप्त हुए, दोनों प्रकार के प्राप्त हुए। इस आधार पर उन्होंने तीसरा निष्कर्ष निकाला और तीसरा निष्कर्ष क्या था? पृथक्करण। तीसरा क्या है? पृथक्करण। सेग्रीगेशन। तो देखेंगे जब F2 पीढ़ी प्राप्त किया तो F2 पीढ़ी प्राप्त किया तो उनमें जो संतानें थी उन संतानों में देखा कि कुछ शुद्ध लंबे हैं, कुछ संकर हैं और एक जो है कुछ ऐसे हैं जो शुद्ध बौने के रूप में है। यानी कहने का मतलब है कि एफएन पीढ़ी में प्रभावी कारक भी है और अप्रभावी कारक, दोनों कारक हैं, लेकिन उनमें से केवल प्रभावी कारक ही अपने लक्षण को प्रकट कर रहा था, यानी प्रभावी था इसलिए अपने लक्षण को प्रकट कर रहा था। और जो अप्रभावी वाला लक्षण है इनके कारक के कारण, ठीक है, अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अप्रभावी कारक शुद्ध रूप में है एफएन पीढ़ी में, ठीक है, प्रभावी कारक के साथ अप्रभावी कारक भी है लेकिन अपने लक्षणों का प्रकटन नहीं कर पा रहा है, लेकिन शुद्ध रूप में एफएन पीढ़ी में है। जब यही F2 पीढ़ी में आता है तो वो क्या होता है? प्रभावी कारक से पृथक हो जाता है और स्वतंत्र रूप से शुद्ध रूप में अपने लक्षण को क्या करने लगता है? प्रकट करने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक एक दूसरे के साथ रहते हैं एफएन पीढ़ी में, लेकिन वहाँ पे अप्रभावी कारक शुद्ध रूप में होता है, ठीक है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इन्हीं एफएन पीढ़ी की संतानों से जब F2 पीढ़ी हम प्राप्त करते हैं तो F2 पीढ़ी में जो अप्रभावी कारक के रूप में जो था वो प्रभावी कारक से पृथक हो जाता है और फिर अपने लक्षणों का शुद्ध रूप में प्रकटन करने लगता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण का शाब्दिक अर्थ होता ही है अलग हो जाना। तो यहाँ पे अप्रभावी कारक यहाँ तो संयुक्त है,
जो प्रभावी कारक के साथ है, लेकिन F2 पीढ़ी में क्या हो जा रहा है, F2 पीढ़ी में शुद्ध रूप में क्या हो रहा है, पृथक हो जा रहा है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और कल इसके बारे में और जाना जाएगा, इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।